वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को और भी अंतिम रूप दे रहे होंगे। आज 16 फरवरी है। जैसा कि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज एनालिसिस मेरे द्वारा कंटिन्यू किया जा रहा है, जिसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट जो टॉपिक होता है उसके कवर मैं डेली 2 से 3 टॉपिक को कवर कर रहा हूं। तो ये बहुत ही उपयोगी आप लोगों के लिए होगा। जो आगामी भी जो भी आने वाले मेंस हैं, किसी भी बोर्ड के मेंस हो, जैसे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीपीएससी का, एमपीपीएससी, जेपीएससी, किसी का भी जो मेंस आगामी कुछ महीनों के बाद होने वाली है, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आप लोग किस रूप से इसे कवर कर रहे हैं। हमारा प्रयास यह है कि आपका पीटी, मेंस और इंटरव्यू के उन टॉपिकों को डेली 3 से 4 टॉपिक को कवर कर देना। कम से कम किसी दिन आपको 2 से 3 टॉपिक मिलेंगे, पर 3 से 4 टॉपिक रेगुलर आपको कवर कराए जाने का प्रयास है, जो आप लोगों के लिए लाभ हो। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप लोग सबसे पहले चैनल को, जो लोग अभी जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो पुराने व्यूअर हैं, लिसनर है, चैनल को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, ताकि युक्ति के प्रयास को और अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके, उनको हमसे जोड़ा जा सके। इसके लिए आप लोग हमारा सपोर्ट करें। और जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, वेबसाइट आप देख सकते हैं www.yuktiis.in पर जाइए, वहाँ वेबसाइट देखिए, या तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, तो प्ले स्टोर पर भी युक्ति आईएएस को आप लोग पाइएगा। तो आप लोग जो भी सुविधाएँ दी जा रही है, आप लोग उसका लाभ ज़रूर लें। चलिए आज हम बढ़ते हैं दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस में, 16 फरवरी के न्यूज़ एनालिसिस में। तो पहला न्यूज़ आप लोगों के लिए जो है, कल मैं इस पर आप लोगों को चर्चा किया था। शिपयार्ड पर जो धोखाधड़ी के मामले जो आए हुए थे, उस पर संपूर्ण चर्चा मैंने किया था। अभी तक कितने मामले ऐसे आए हैं जिसमें एनपीए का खतरा बढ़ता है इस प्रकार के धोखाधड़ी से। तो लास्ट वीडियो जाके आप लोग ज़रूर देखिए, इससे संबंधित आज टॉपिक है। तो इस पर मैं कवर नहीं करूंगा, इसके की पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। जहां भी आप लोगों को एनपीए हुआ था बैंक का खाता, जैसे 2013 में पहली बार एनपीए हुआ था बैंक का खाता, तो इस प्रकार के आंकड़े आप लोगों को दिए गए हैं। तो मैंने जिसमें आपको 22,842 करोड़ का जो इस शिपयार्ड वो सबसे बड़ा माना जा रहा है। तो इससे संबंधित जो भी न्यूज़ थे, लास्ट वीडियो मैंने कवर किया। प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस के टॉपिक में जाइएगा, सेशन में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी न्यूज़ आप लोग को दिया जा रहा है रेगुलर, उससे आप लोग ज़रूर देखिए। अंतिम आपका चयन में बहुत ही योगदान देगा, क्योंकि मुझे पीटी, मेंस और इंटरव्यू तक का एक्सपीरियंस है। तो इस इंटरव्यू में आप लोगों का इस सेगमेंट का, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस सेगमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए और दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों महत्वपूर्ण टॉपिक है? चीन से सस्ता घटिया माल लाना होगा मुश्किल अब। तो भारत इस प्रकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है, वो किस रूप से मूल्यांकन पद्धति अपनाती है या किस रूप से कार्य करती है, इसके संबंध में बातें की गई है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को क्या जाननी चाहिए मेंस ओरिएंट और इंटरव्यू ओरिएंट के ध्यान से, तो की नोट्स को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड क्या होता है, उसको आपको सबसे पहले जानना चाहिए। पीटी ओरिएंट चीज़ें यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क, पूर्व में यह केंद्रीय उत्पाद और शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड के नाम से जाना जाता था, जिसका नामकरण पुनः किया गया केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय का अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। तो किसके विभाग है? राजस्व विभाग का हिस्सा है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं आप लोग सबसे पहले हम लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इस पर कितनी बार चर्चा कर चुका हूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग कार्य करते हैं। नेक्स्ट है यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर के रोपण और निर्माण उद्ग्रहण से संबंधित नीतियां निर्माण एवं कार्य करती है। साथ ही
CBIC के परिधि अर्थात केंद्रीय जो अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क है उसकी परिधि के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर एवं नारकोटिक से संबंधित मामलों की तस्करी के रोकथाम और प्रबंधन का कार्य भी करती है। यह आपको वेबसाइट से लिया गया है, सीमा शुल्क के वेबसाइट से, तो जो चीज़ें दी गई है एक्चुअल वहीं से ली गई है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से की नोट्स के रूप में शामिल कर लीजिएगा। नारकोटिक्स के रूप में भी कार्य करती है इसका तस्करी के रोकथाम के लिए। तो इस प्रकार के देखते हैं क्या क्या ये कार्य करती है। बोर्ड सभी अधीनस्थ कार्यालयों, प्रशासनिक प्राधिकारियों जिसमें सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल सेवा कर, केंद्रीय राजस्व प्रयोगशाला शामिल है, इसके अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में यह कार्य करती है। इसके कार्य और भी क्या है, जैसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय में भारत संघ अप्रत्यक्ष करों की उगाही और संग्रह के प्रशासित करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। तो सर्वोच्च निकाय अप्रत्यक्ष करों के लिए कौन सा है, तो यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड भी कार्य करती है सर्वोच्च निकाय के रूप में। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, IGST माल एवं सेवा कर, सीमा की आवाजाही सुविधाओं के अपनी सेवाओं का विवरण में सुधार करने बोर्ड के लिए नागरिक चार्टर को तैयार किया है, निर्माण करती है, निर्णय लेती है, इससे संबंधित क्या होना चाहिए, नियामक कार्य क्या है, यह जरूरी है जानना कि किस, यहीं से आपको पता चलेगा यह किस रूप से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क किस रूप से कार्य कर रही है। तो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क CGST और IGST के लेवी और संग्रह करती है, यह संग्रह भी करती है, GST के मामलों को संग्रह करती है। नेक्स्ट है उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं और सेवाओं के प्रदाताओं के निर्माण और इकाइयों के पंजीकरण और निगरानी का भी कार्य यह करती है। नेक्स्ट है विभाग के साथ दायर घोषणाओं रिटर्न की प्राप्ति की जांच करती है। तस्करी के रोकथाम और कर्तव्यों और सेवाओं के लिए चोरी का मुकाबला भी यह करती है। अपने कर्तव्यों के लिए जो इसको निर्धारित किया गया, तस्करी से संबंधित जो रोकथाम किए गए हैं उससे संबंधित माल और वाहनों के सीमा नियंत्रण का परिवर्तन भी करती है। जो गुड्स एंड सर्विस दिए जाते हैं सीमा नियंत्रण के संदर्भ में उनकी जांच की जाती है, उनका नियंत्रण किया जाता है। आयातित माल और निर्यात माल का आकलन और जाँच और निकासी के संबंध में निर्णय और उसका निगरानी करती है यह एजेंसी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के और उनके सामानों की निकासी, अर्थात देश से अंदर लाना और बाहर ले जाना, इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संबंधित जो भी है यह इसके अधीन ही कार्य होता है। प्रशासनिक और कानूनी उपाय के माध्यम से विवादों का समाधान भी करती है यह किसी प्रकार का विवाद हो जाता है गुड्स एंड सर्विस के रूप में, तो उससे संबंधित जो निर्णय होंगे प्रशासनिक और कानूनी उपाय यही संस्था करेगी। बकाया राजस्व की वसूली भी यह संस्था करती है। किसी प्रकार का बकाया रह गया है गुड्स एंड सर्विस के फील्ड में तो वह बकाया के लिए यह जवाबदेह है। कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारणों के लिए लेखा परीक्षा भी निर्धारण भी करती है, साथ ही लेखा परीक्षक भी यह परीक्षा भी कर सकती है, जैसे कैग करती है, कैग के अधीन यह कार्य करता है। तो यह परीक्षा भी, लेखा परीक्षा भी कार्य कर सकती है यह संस्था। अब साथ ही साथ आप लोगों को इसके साथ जब भी आयात निर्यात की बात होगा, आयात और निर्यात का बात होगा, तो भारत के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, तो उसी तरह विश्व सीमा शुल्क संगठन की भी चर्चा होती है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट, विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना वर्ष 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के CCC के रूप में की गई थी। कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल के रूप में की गई थी, CCC के रूप में की गई थी। ये बार बार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रसेल्स बेल्जियम में है। तो WCO का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में। चलिए, यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन और प्रभावशीलता की दक्षता को बनाना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अतिरिक्त यह कार्य करती है उसके सहयोगी के रूप में। इस प्रकार से यह संगठन कार्य करते हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन विश्व के 183 सीमा शुल्क प्रशासनों अर्थात देशों की बात यहाँ हो रही है का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें इन 183 सीमा शुल्क प्रशासनों के द्वारा विश्व के सामूहिक रूप से लगभग
98% व्यापार किया जाता। देखिए कितनी बड़ी संस्था, यह विश्व की कितनी बड़ी संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसमें कुल व्यापार जो होता है उसका 98% कवर करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था हो जाता है विश्व के संदर्भ में। भारत विगत 2 वर्षों की अवधि के लिए जून 2020 तक या WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष या क्षेत्रीय प्रमुख बनाया गया था इस संगठन का। तो यहाँ से आपको PT फैक्ट पूछ सकता है। विगत 2 वर्ष की अवधि के लिए जून 2020 तक कौन सदस्य था? भारत सदस्य था। और इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट है, यह सीमा शुल्क के मामले में एक सक्षम एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीमा शुल्क मामलों में सीमा शुल्क जो होगा, शुल्क का निर्धारण किस रूप से होगा, WTO उसका रेगुलेशन करता है ना, कि निर्धारण करता है सीमा शुल्क का। कौन से नियम किस देश के लिए लागू है, एक नियम लागू करने के लिए WTO प्रतिबद्ध है। परंतु वो सीमा का दर क्या होगा, सीमा क्या होगा, इसका शुल्क का निर्धारण कौन करता है? यही एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो शुल्क समुदाय के आवाज़ भी कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शुल्क, देखते होंगे कभी भी विवाद WTO में उठता है तो इसकी चर्चा जरूर उठती है। आपको वर्ल्ड WCO की चर्चा जरूर उठती है। नेक्स्ट है, इसके लिए महत्वपूर्ण सम्मेलन तंत्र क्या है? WCO का क्या है प्रतिबंध देख लेते हैं। वो क्या, किस रूप से सम्मेलन तंत्र सुरक्षित और वैश्विक व्यापार के सुगम बनाने के लिए सेफ फ्रेमवर्क है, इसकी चर्चा आप लोग बार बार सुनते होंगे। आप लोग कहीं भी टॉपिक होता है तो सेफ फ्रेमवर्क के तहत भारत ने निर्णय यह लिया, WTO ने यह निर्णय लिया। तो ये फ्रेमवर्क को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सभी को शामिल किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा सेम फ्रेमवर्क क्या होता है। नेक्स्ट, हार्मोनाइज्ड कमोडिटी विवरण भी आप लोगों के और कोडिंग सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यह संगठन के द्वारा कराई जाती है। तो इससे संबंधित नियम कानून जो भी होते हैं यह संगठन बनाती है। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सामंजस्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संशोधित कोटो सम्मेलन जो है वो इससे संबंधित सम्मेलन आयोजित कराया जाता है। भारत की नीति क्या है, यह जरूरी है जानना। विश्व व्यापार संगठन WTO ने माना है कि भारत व्यापार की सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2015 से 21 के बीच कई उपायों को लागू किया है। तो 2015 से लेकर 21 तक, हालांकि 20 तक बहुत से आंकड़े आप लोगों को उपलब्ध कराए गए थे, पर 21 में भी कुछ सुविधा इस संदर्भ में की गई है। तो जिसमें आयात निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को सीमा शुल्क निकासी सरल बनाना मुख्य उद्देश्य था। इस जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, तो यह WTO ने भारत की प्रशंसा की इस संदर्भ में, आयात निर्यात के नियमों के संदर्भ में। भारत द्वारा 2015 शुरू की गई सुविधाओं पहलों में भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे iGate, याद रखिएगा iGate आप लोग को अच्छी तरीके से देख लेना है। एक बार iGate गूगल सर्च कर लेना है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस स्विफ्ट भी आप लोगों को देख लेना है। स्विफ्ट की चर्चा होती है बार बार। स्विफ्ट क्या है, इससे संबंधित प्रश्न UPSC में पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से स्विफ्ट को भी देख लीजिएगा। बंदरगाहों पर सीधे डिलीवरी और सीधे एंट्री की सुविधा, जोखिम प्रबंधन प्रणाली जैसे RMS को आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा, का अधिक इस्तेमाल शामिल है। तो इस अवधि में सबसे ज़्यादा सुधार क्या किया गया? iGate का सुधार किया गया, स्विफ्ट का सुधार किया गया और RMS, ये 3 अधिनियम जो थे, 3 कानून बनाए गए भारत सरकार के द्वारा आयात निर्यात, विदेशी आयात निर्यात के लिए। तो ये बहुत ही सुविधाजनक सुविधा उपलब्ध हुआ गुड्स एंड सर्विस के आवाजाही के लिए। तो इसके लिए WTO ने इसकी प्रशंसा की है। भारत की जो 7वीं व्यापार नीति है, जो TPR रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, प्रकाश डालते हुए WTO ने कहा है क्या भारत की समीक्षाधीन अवधि के दौरान व्यापार को आसान बनाने के लिए कई उपायों को लागू किया, जैसे गैर जरूरी दस्तावेजों की संख्या कमी करना, जैसे भारत इसमें कमी कर रहा है। इससे संबंधित बहुत से ऐसे गैर दस्तावेज संख्या है, उसी प्रकार से गैर जरूरी दस्तावेज को समाप्त कर रहा है। जितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा उसी को एकल खिड़की के माध्यम से उसका निदान करते हुए जल्दी गुड एंड सर्विस के सेवाओं को बहाल करता है भारत सरकार। इसके लिए WTO ने बहुत प्रशंसा की। और देख रहे होंगे भारत रैंकिंग में बढ़ रहा है, रैंकिंग में वो शीर्ष
स्थानों में कायम हो, जहां पहले 140 हुआ करता था, अब 81, 79, 76 के इस प्रकार से आंकड़े वो रैंकिंग प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं भारत का क्या प्रयास रहा है। आयात निर्यात के लिए सीमा शुल्क निकासी के प्रणाली स्वचालन विधि भी अपनाया है भारत सरकार के द्वारा, यह भी एक महत्वपूर्ण तहत है। और नोट याद रखिएगा आप लोग, TPR के तहत सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को व्यापक समीक्षा की जाती है। अगर किसी यह इस संगठन में TRP सदस्य जो होगा भारत के साथ, उसके व्यापार नीति जो है, व्यापार नीति, राष्ट्रीय व्यापार नीति क्या उन देशों के लिए हितकर है या गुड एंड सर्विस के आवाजाही के लिए लाभदायक है, नहीं है तो आपको समीक्षा, व्यापक समीक्षा की जाती है सरकार के द्वारा, और उसमें जो व्यापक सुधार की आवश्यकता होती है उनको सुधार करते हुए गुड एंड सर्विस की जो सेवाएं उसको तीव्र से तीव्रतम बनाने का प्रयास किया जाता है। ये TPR आप लोग को याद रखना, इसे गूगल सर्च कर लेना है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। नेक्स्ट आप लोग मेंस, आप लोगों को ध्यान रखना, मेंस प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि भारत ऐसे कई उपायों को लागू किया जिसमें आयात निर्यात की प्रक्रियाओं को सीमा शुल्क निकासी में सरल बनाना शामिल है। उन बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए वर्तमान स्थिति को रेखांकित करें। तो आयात निर्यात के संबंध में भारत के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको रेखांकित करने की बात की जा रही है। जो अभी मैंने ऊपर जितने भी टॉपिक को कवर किया उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं मेंस में। तो मेंस का जो प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आप लोगों को जाइए, युक्ति का आपको बना हुआ है टेलीग्राम चैनल दैनिक जागरण के नाम से, दैनिक जागरण, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो आप लोग जाके वहाँ से ऐड हो जाइए और अपने आंसर राइटिंग को आप भेजिए, सेंड कीजिए, और यह प्रयास आप लोग कीजिए, आप लोगों को बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। उसका जो भी आंसर आपका आएगा उसका मैं खुद उसको देखूंगा, और उसमें जो भी आपको डॉट्स होंगे, जो भी क्लियर होंगे, की पॉइंट आप लोगों को मैं सबमिट करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को यहाँ पर देखना है, फिर मेंस और पीटी और इंटरव्यू के व्यू से आप लोग को एक यहाँ पर देखनी चाहिए। चलिए, निहित स्वार्थ के हित में हिजाब विवाद में दखल दे रहा है OIC जो इस्लामिक संगठन है, उसके संबंध में भारत सरकार का जो विदेश मामला है उसने अपना खेद जाहिर किया, यह सही नहीं है। तो इसके संबंध में बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हिजाब मामला बहुत पिछले 10 दिनों से विवाद बना हुआ है, 10 से 15 दिनों से। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से कवर करते रहिएगा, बहुत से आप लोगों को चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा, क्या सही है क्या गलत है, किस रूप से एक प्रशासक को अपना नज़रिया बनाए रखना चाहिए, धर्म और कर्तव्य के बीच किसे चुनना है। आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आप लोग को स्पष्ट करेगा प्रशासक के तौर पर आपको किस रूप से अपना कार्य और व्यवहार करना है। चलिए आयुष, इसके संबंध में कुछ की नोट्स है उसे देख लेते हैं। क्या है की नोट्स? तो सबसे पहले तो इस्लामिक सहयोग संगठन के संदर्भ में आप लोग को चर्चा आप लोग पता होनी चाहिए। यह कुल कितने देशों का संगठन है? 27 देशों के, जिसके 30 सदस्य देश संगठन जो सदस्य देश थे, जो संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। उसके साथ यह संयुक्त राष्ट्र UN का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन के रूप में भी कार्य करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। यह संगठन विश्व के मुस्लिम जगत के सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यह केवल मुस्लिम देशों की प्रतिनिधित्व करता है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि यह संगठन केवल मुस्लिम जो राष्ट्र है उसका प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के विभिन्न देशों के लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के साथ विश्व के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा और संरक्षण का प्रयास करता है। तो यह एक इस प्रकार का संगठन कार्य करता है। इसका गठन सितंबर 1969 अर्थात 1969 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। तो आपको आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइए मोरक्को किस देश में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए ये मोरक्को किस देश में स्थित है। IOC का मुख्यालय कहाँ है? जिद्दा इसको बोला जाता है, सऊदी अरब में है। तो आप लोग को इससे संबंधित PT फैक्ट पूछा जा सकता है। नोट आप लोग को याद रखना है, क्या कुछ नोट्स है, यहीं से आंकड़े आपको पता चलेगा OIC क्या काम कर रहा है, किस रूप से काम कर रहा है, इसकी दोहरी नीति किस रूप से कार्य कर रही है। अगर कहीं नोट आप लोगों को की नोट्स लिखने का आए इस प्रकार का आंसर राइटिंग में, तो इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा कि OIC में सुधार के जैसे अंतर्राष्ट्रीय बहुत से
जैसे यूएनओ में सुधार की बात की जा रही है, वैसे ही आईओसी में भी सुधार की आवश्यकता है। इसी प्रकार आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, तो इन आंकड़ों के द्वारा स्पष्ट करिएगा। सबसे पहले तो भारत इसका संगठन सदस्य नहीं देश है, और वर्तमान में जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सदस्य, लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत सदस्य नहीं बना है उस संगठन का, वो सबसे पहले तो यहीं से आपको उसकी एक सुधार की आवश्यकता पर बल देता है कि अगर विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र को ही आप उस संगठन में शामिल नहीं करिएगा तो संगठन की वास्तविकता लोकतांत्रिक कैसे रह जाएगी। तो इस प्रकार से भारत बहुत से ऐसे संगठनों में कार्य अपने लोकतांत्रिक प्रवृत्ति, लोकतांत्रिक आधार को स्थापित किया है जिस पर उस संगठन का विकास संभव हो पाया है। जैसे यूएनओ हुआ, यूएनओ में भारत अपनी लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करने के ऐसे बहुत से संकल्प पारित किया है जो विश्व समुदाय के लिए एक अग्रणी रूप से कार्य किया है। क्वाड के रूप में आप देख सकते हैं इसे, क्वाड में भले ही एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद ब्रिक्स में देख सकते हैं भारत किस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है। वहाँ केवल वह अपने व्यापार और आंतरिक जो विकास है उसके संदर्भ में बात न करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करता है इन सभी संगठनों। इसलिए अब आईओसी को भी चाहिए अपने जो पुराने जो लक्ष्य है उसको पूर्ववर्ती बदलते हुए एक लोकतांत्रिक ढांचे को कायम करना जिससे सभी देशों का उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। तो चलिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा एक आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता क्यों सुधार जरूरत है, भारत को क्यों शामिल किया जाना चाहिए इस संगठन में। वर्तमान में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया सभी लोग जान रहे हैं, जहाँ लगभग 21.99 करोड़ मुस्लिम, यह 2015 का आंकड़ा स्पष्ट किया गया। आंकड़ा अभी आया नहीं है 2021-22 तक, तो जब यह 15 के आंकड़े पर ही स्थापित है तो तब भी अभी भी आए तो यह आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो आप लोग उससे जब न्यू जो डाटा आएगा उस पर आप कवर कर लीजिएगा। तो 21.99 करोड़ जनसंख्या इंडोनेशिया के मुसलमान रहते हैं, जबकि मुस्लिम आबादी वाले दूसरे नंबर पर भारत है। तो देखिए सबसे बड़ी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जहां मुस्लिम जनसंख्या है उस देश को ही मुस्लिम संगठन में शामिल नहीं किया गया। यह कितनी आप दोहरी नीति को समझ सकते हैं कि किस अंतर्द्वंद के कारण भारत इस शामिल नहीं है। अगर मुस्लिम देशों का यह आईओसी बोलता है या कहता है हम विश्व के मुस्लिम हितों की रक्षा करने के लिए संगठन बनाए हैं, तो उसमें भारत का स्थान कहाँ है। सबसे पहले तो जो विश्व की दूसरी सबसे आबादी वाला देश है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है और चौथे स्थान पर बांग्लादेश और पांचवें स्थान पर नाइजीरिया है। और ये सब चीज़ें आंकड़े के रूप में आप लोग समझ सकते हैं। एक चीज़ और, अमेरिकी थिंक टैंक फ्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2060 तक भारत सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। तो समझिए 2060 तक विश्व में जितने भी मुस्लिम कंट्री है उसमें सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ होगी, भारत में। और इसके संबंध में आईओई कुछ अपना दिशा निर्देश या रोड मैप तैयार नहीं किया है कि आप आईओसी का गठन इसलिए किए हैं कि मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना। अब भारतीय मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा भारत तो अपने स्तर पर कर ही रहा है, पर उसके संगठनात्मक जो आप जिसकी दावा कर रहे हैं उसमें भारत का योगदान ही नहीं है। भारत के पक्ष को आप मानते ही नहीं, भारत के पक्ष को सुनने को तैयार ही नहीं है भारतीय मुस्लिम पक्षों को। तो इसलिए इसकी दोहरी नीति भी स्पष्ट होती है कि वह किस रूप से अपना एजेंडा ही कहिए, एजेंडा को स्थापित करना चाहता है विश्व में। इसमें कुछ ऐसे देश हैं जो यह नहीं चाहते हैं कि भारत इस संगठन में शामिल हो, क्योंकि भारत अगर शामिल हो गया तो भारत बार बार लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेगा। उसमें सबसे बड़ा बाधा पाकिस्तान के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान को यह खटका भी है और हालिया कुछ वर्षों में इस प्रकार की घटनाएं हुई भी है, उस पर मैं अभी विस्तृत चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं क्या है, भारत सबसे ज़्यादा मुस्लिमवादी वाला देश बन जाएगा कब तक, 2060 तक, और जहां पर 33.30 करोड़ यानी 33.30 करोड़ जनसंख्या होगी मुस्लिमों की। यह आबादी भारत की कुल आबादी का हालांकि 19.4% होगी, जबकि विश्व की दुनिया की कुल आबादी का 11.4% होगा। तो समझिए जब 11.1% जनसंख्या भारत में निवास करती मुस्लिमों की जो विश्व में है, तो उसमें आईओसी अपना रोड मैप अभी तक तैयार नहीं कर सका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
आईओसी के लिए सुधार के लिए। आईओसी का संगठनात्मक सुधार बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप दावा करते हैं कि हम विश्व के सभी मुस्लिम हितों की रक्षा करने के लिए संगठन का निर्माण किए हैं, तो आप इसी आधार पर काउंटर हो जाते हैं कि आप भारत को क्यों नहीं शामिल किए हैं। वो अपना अब कुछ ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिस पर इस और अग्रसर बढ़ा जा रहा है, फिर भी बहुत तीव्र गति से आईओसी को कार्य करने की आवश्यकता है। अब भारत और आईओसी का संबंध हम लोग देख लेते हैं क्या है नहीं है। वर्ष 2018 में आईओसी के विदेश मंत्रियों की बैठक, जहां 45वीं बैठक की मेजबान बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है, उसने यह सुझाव दिया कि भारत में भी 10% से ज़्यादा या अधिक मुस्लिम आबादी है, तो अतः भारत को इस संगठन का पर्यवेक्षक ऑफिसर बनाने, देखिए अभी बात हो रही है पर्यवेक्षक बनाने की के तौर पर शामिल कर लेना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान इसका विरोध किया। मैंने अभी क्या बोला, भारत जहां भी किसी भी संगठन में जाता है तो सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करता है, जो किसी खास देश को पसंद नहीं आता है। इसलिए आईओसी में यह बार बार विवाद उत्पन्न होता है और पाकिस्तान इसका संस्थापक देश है, इसलिए यह अड़ंगा उत्पन्न हो रहा है। चलिए, वर्ष 2019 में भारत पाकिस्तान के इस सुझाव पर वर्ष 2019 में आईओसी की इस बैठक उद्घाटन से बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया भारत को, जिसमें हमारे जो पूर्व विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, जो दिवंगत हो गई है, उन्होंने भाग लिया था और एक ओजस्वी भाषण भी दी थी। वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था भाषण। उसे आप लोग जरूर एक बार जाकर सुनिएगा, यूट्यूब पर वो उपलब्ध है, तो आप लोग उसे जरूर सुनिएगा। नोट यहाँ ध्यान रखिएगा, गेस्ट ऑफ ऑनर के आमंत्रण भारत एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया था। यह तब हुआ था जब पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आईओसी ने एक तरफा निर्णय लेते हुए पाकिस्तान ने डायरेक्ट बोल दिया था अगर भारत को यह बुलाया जाएगा इस संगठन में तो पाकिस्तान शामिल नहीं होगा, और वो शामिल हुआ भी नहीं। तो आईओसी की एक तरफा निर्णय लेते हुए भारत को आमंत्रित किया गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। तो भारत की छवि अब बदल रही है। भारत विश्व में जो भी संगठन है, एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के रूप में उसकी छवि बनी हुई है, अब और भी सुदृढ़ हो रही है। इसलिए आईओसी अब धीरे धीरे अपने रुख में परिवर्तन भी कर रहा है। तो यहाँ से मेंस के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हालांकि आईओसी का जो संगठन जब सम्मेलन होगा, वहाँ से जब इस पर टॉपिक कवर करूँगा तो वहाँ पर मेंस का प्रश्न दूंगा, क्योंकि यह मामला भारत ओरिएंट था, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आपको मेंस में नहीं मिलेंगे। पर जब संगठन होगा वहाँ निर्णय होंगे, कुछ निर्णय होगा, कुछ विवादों का समाधान किया जाएगा और नीति निर्माण किया जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक चलिए देखते हैं। आप लोग चैनल को शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों तक ये जरूर पहुंचाइए कि युक्ति आईएएस आप लोग के न्यूज एनालिसिस, पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट किस प्रकार से कर रहा है। नेक्स्ट एक मेंस, पीटी और इंटरव्यू ओरिएंट एक टॉपिक यहाँ है। सिंगल यूज प्लास्टिक के पर 1 जुलाई से होगा पूर्ण प्रतिबंध। यह निर्णय विगत वर्ष में ही ले लिया गया था, इस पर नियम भी आ चुका है। तो इससे संबंधित बहुत से चीज़ें आप लोग को यहाँ दी गई है, तो आप लोग इसे की नोट्स के रूप में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब हमें क्या जानना चाहिए इसके अतिरिक्त, उसे देख लेते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? सबसे पहले तो ये है, यह एक क्या है, निपटने योग्य और प्लास्टिक एक रूप होता है जिसमें केवल एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। जैसे हम लोग कैरी बैग लेके जाते हैं, प्लास्टिक सब्जियाँ लाना या किसी इस प्रकार के दूध का जो होता है, इस प्रकार का जो हम लोग एक यूज़ करके फेंक देते हैं, उस प्रकार का ये सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में होता है, जिसमें पानी का बोतल, पुआल कप आदि जो हम लोग शादी समारोह में जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं प्लेट के रूप में, ग्लास के रूप में, तो वो आपको सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका यूज 1 जुलाई से पूर्णतः प्रतिबंध हो जाएगा। तो आप लोग एडिशनल आप लोग अच्छे तरीके से कार्य करिए, उन प्रोडक्ट को यूज करिए जो इको फ्रेंडली हो। तो प्रयास आप लोग का यही होना चाहिए एक नागरिक के रूप में। प्लास्टिक पैकेजिंग अवशिष्ट पर अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम हटाए जाने संबंधी उत्पादों शामिल नहीं किया गया। एक नोट आप लोग को ध्यान रखना है, प्लास्टिक पैकेजिंग पर अवशिष्ट को अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को हटाए जाने संबंधी उत्पादों शामिल नहीं किया गया। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के आंकड़े क्या कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में या प्लास्टिक के रूप में? प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत भारत में 11 किलोग्राम प्रति वर्ष है। एक व्यक्ति 11 केजी प्लास्टिक प्रति वर्ष खपत करता है। ये अभी भी विश्व में सबसे कम है हालांकि, जबकि विश्व में कितना 28 केजी खपत है प्रति व्यक्ति।
औसत कितना है 28 केजी, तो भारत अभी भी 17 केजी कम है। फिर भी यह भारत में एक विरल समस्या है। भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन किया है। तो इस प्रकार से भारत क्या करता है, प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें लगभग 10,000 टन कचरे का एकत्रण ही नहीं किया जा सकता है। यह किसी न किसी रूप से हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है। देख रहे होंगे कहीं कचरा हब बना हुआ रहता है, कहीं गली गुच्ची में आप लोगों को नज़र आता है फेंका हुआ प्लास्टिक, जिसका एकत्रण सरकार के द्वारा नहीं की जा पाती है। तो सबसे उपयोग है कि सरकार हर चीज़ को उपलब्ध नहीं करा सकती है, उसका एक सीमा होता है उसके संसाधनों का, पर हम अपने व्यवहार में कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसके आधार पर इन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है। जैसे दैनिक ज़रूरत हो उसको कम किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक को आप झोला लेकर अपने सामान को ले जाइए, गुड्स जो भी लाना है, अपना कैरी बैग आप साथ लेके जाइए। तो बहुत से ऐसे एक व्यक्ति के प्रयास जो किया जाएगा तो इन कचरा जो आवंटन देख रहे हैं, कचरा जो नहीं उठाया जाता वो उसकी पहुंच ही वहां पर नहीं हो पाएगी। देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 लागू होगा, यही 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। जो क्या कहता है, परिवहन मंत्रालय द्वारा यह नियम लाया गया है, को अधिसूचित किया गया। नियम वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता वाली कचरे के रूप में बिखरे अधिक संभावना वाली एकल योग प्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्मित वस्तुओं को प्रतिबंधित करता है। तो कब से, 1 जुलाई से किया जाएगा। और इस पर आपको पीटी प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में, तो आपको प्रश्न यहाँ से और भी देखने को मिलेगा। ये माइक्रोन से हो सकता है प्रश्न पूछ दे, कितने माइक्रोन को सिंगल यूज प्लास्टिक में प्रतिबंध किया गया है। तो इससे संबंधित क्या करेगा, निर्माण, भंडारण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध होगा। तो 1 जुलाई से अगर आप करते हैं तो आप पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। नोट याद रखिएगा, जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं को प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जो कंपोस्टेबल हो जाते हैं या दोबारा उनका रीयूज हो जाता है, उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह केवल सिंगल यूज प्लास्टिक पर ही यह नियम लागू होगा। नेक्स्ट है, हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की वजन फैलाने वाले कचरे से रोकने के लिए 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक की कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन, दिसंबर 2022 तक से 120 माइक्रोन कर दिया गया है। याद रखिएगा, पहले क्या था, 30 सितंबर को क्या किया गया, 2021 से 50 माइक्रोन का जो प्लास्टिक हुआ करता था उसे 75 माइक्रोन कर दिया, उसकी मोटाई लेंथ बढ़ा दी गई, जिसका अवशिष्ट प्रबंधन किया जा सके और रीयूज किया जा सके। और दूसरा, 31 दिसंबर 2022 से इसी 75 को पुनः 120 माइक्रोन कर दिया जाएगा। मोटी प्लास्टिक की आप लोगों को यूज मिलेगा, प्लास्टिक कैरी बैग मिलेगा, उसे रीयूज किया जा सकता है, पर सिंगल यूज प्लास्टिक का किसी प्रकार का रीयूज नहीं होता है। तो आप लोग को यह माइक्रोन से संबंधित प्रश्न आपको पीटी में जरूर देखने को मिल सकता है। अब दंड का प्रावधान क्या है, राज्य प्रदूषण निकायों के सहयोग से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन प्रतिबंधों को निगरानी करेगा। उल्लंघन पाए जाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तत्पूर्व के निर्धारित दंड लगाया जाएगा। जो निर्धारित दंड है पूर्व का एक्ट में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 3 एक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। पर्यावरण से संबंधित एक जल है, एक पर्यावरण है और एक आप लोगों को भूमि से संबंधित है। तो ये तीनों एक्ट को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों को मेंस में प्रश्न जो भी आएंगे वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, टैली कर सकते हैं। चलिए, मेंस का प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस घोषित बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन संकल्प के तहत भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए वर्तमान स्थिति को रेखांकित करें। भारत ने पिछले विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का जो हुआ था उसमें आपको लक्ष्य घोषित किया था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन का। उसी के तहत आपको सिंगल यूज प्लास्टिक जो यूज पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया, 2021 के अधिनियम के सूचना के तहत, अधिसूचित नियम के तहत, यह इसी के तहत किया गया था। तो इस पर निर्धारित क्या लक्ष्य निर्धारित किया भारत, उसको स्पष्ट कीजिए। इस आंसर राइटिंग को आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिए, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहां से ऐड हो जाइए आप लोग और अपने आंसर राइटिंग को भेजिए। आज का जो टॉपिक था पीटी मेंस ओरिएंट, यह काफ़ी था।
3 टॉपिक को आज कवर किया गया है, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगामी जो भी मेंस होने वाले हैं। तो इससे संबंधित अब हम लोग बात करते हैं पीटी ओरिएंट कुछ बातें हैं जिसे आप लोग कवर कर लीजिएगा, जैसे बैंकों के बजाय घर को खरीदने वाले, जिस पर मैंने कल बात भी किया था, रियल एस्टेट कंपनी का एक्ट जो रेरा था उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और जो लास्ट का जो वीडियो है कल का वीडियो, उसमें रेरा से संबंधित जो टॉपिक है उसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोग को पीटी ओरिएंट बातें, आपको यहाँ पर शब्द यूज जो छिड़ रहे हैं, युद्ध जो चुनाव रण में भाजपा सपा के बीच छिड़ा शब्द यूज, हेट स्पीच भी इसे कहीं ना कहीं बोला जाता है। ये इससे संबंधित आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ये क्या होता है शब्द यूज, किस रूप से कार्य करता है, या क्यों यह लोकतांत्रिक देशों के लिए अमान्य कॉन्सेप्ट है, इसे कम से कम लोगों को बच के रहना चाहिए। तो इससे संबंधित जो है गूगल आप लोग सर्च कीजिएगा। हेट स्पीच का जब टॉपिक आएगा संसद के पटल पर, जब हेट स्पीच होगा उस पर मैं विस्तृत एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि लास्ट ईयर के टॉपिक में आपको न्यूज एनालिसिस में हेट स्पीच से संबंधित वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। नहीं तो मैं अभी संसद सत्र पुनः प्रारंभ जब होगा, बजट सत्र समाप्त हो गया, अब पुनः जो सत्र आगामी सत्र आएगा उसमें हेट स्पीच के जो कॉन्सेप्ट होंगे मैं वहाँ स्पष्ट करूँगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को पीटी ओरिएंट है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। यह कॉन्सेप्ट आप लोग जो मैं कुछ दिनों में कवर करूँगा, क्योंकि जब पंजाब जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसके संबंधित जो अभी पूरी तरह से हो जाने दीजिए, उसके बाद मुफ्त की कॉन्सेप्ट क्या है मैं उस पर विशेष चर्चा करूंगा। यह बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी व्यक्ति को रोज़गार न देकर आप केवल मुफ्त का कॉन्सेप्ट देते हैं, मुफ्त का आदी बनाते हैं, तो वो एक हमारी एक समग्र जनसंख्या क्रियाशील हो जाती है, क्रियाविहीन हो जाती है। वह जो कार्य करने की प्रवृत्ति से उससे दूर भागने लगता है। वो कितना खतरनाक है कि विकासशील देश के लिए या विकसित देश के लिए, तो ये इस पर मैं चर्चा करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और एक विस्तृत नोट इस पर मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि ये मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे एक फ्रेंड के द्वारा दिल्ली सरकार के द्वारा दी जा रही बिजली मुफ्त जो बिजली दी जा रही है, उसके एवज में प्रश्न किया गया था आपको बीपीएससी के इंटरव्यू में। तो आपको ये समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है। उनके द्वारा यह प्रश्न किया गया था कि दिल्ली सरकार द्वारा कराई जा रही मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं किस रूप से एक क्रियाशील जनसंख्या को अवरुद्ध बनाती है या अविकसित करती है। इस पर अपना राय बताइए, कुछ पॉइंट आप नोट डाउन बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इस प्रकार यह हमेशा चर्चा में रहता है। राजनीतिक संगठनें, राजनीतिक नेताएं अपना 5 वर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए एक पूरी तरह कार्यशील जनसंख्या को निकम्मी बनाने का प्रयास करती है। मैं कड़े शब्दों में ये बोल रहा हूँ। यह आप उसे दूसरे तरीके से दीजिए, रोजगार बढ़ा दीजिए, लोगों के क्षमता में वृद्धि कीजिए और वो जितना जो पे करे उसको उतना सेवाएं जरूर मिले। अगर इस तरह होगा तो भारत का समग्र विकास होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए एक टॉपिक आप लोग को यहाँ से कवर कर लेना है। देखिए पीटी ओरिएंट आप लोग एक टॉपिक यहाँ पर है। भारत नेटवर्क जो रेल नेटवर्क है सबसे लंबी 12.75 किलोमीटर लंबी टनल का आर पार किया है। इस टनल के संबंध में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को दी गई है, जूम करके मैं दिखा दूं। जैसे इस टनल का नाम किया गया T49 दिया गया है, टनल 49 नाम कर दिया गया नामकरण। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का परियोजना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है 12.75 किलोमीटर। और यह इसी पर दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब नदी पर जो बन रहा है, जो हाल ही में मैं आपको पोस्ट भी किया था ग्रुप में, वो उसका शुभारंभ किया जाएगा। इसी लिंक में आप लोगों को मिलेगा। यह रेलवे ट्रैक 111 किलोमीटर होगा। इससे संबंधित बहुत से आंकड़े आप लोग को दिए गए हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा इस टॉपिक को पीटी के दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न 1-2 जरूर कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आप लोग को एक टॉपिक और नीचे कवर करना है। यह आप लोग को एक्टोरियल जरूर पढ़ना, समाजवाद का बदलता रूप तब और अब क्या था समाजवाद, जेपी आंदोलन के संबंध या नरेंद्र देव लोहिया जी का क्या
था आप लोगों का समाजवाद और वर्तमान का समाजवाद क्या है, तो इस पर स्पष्ट अंतर किया गया है सुरेंद्र किशोर जी के द्वारा। तो ये इनके विचार, अपने विचार हैं, फिर भी आप लोग इसे जरूर आप लोग इस एडिटोरियल को एक बार पढ़िएगा, ये बहुत चीज़ों को स्पष्ट करेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आप लोगों को इस टॉपिक को जरूर पढ़िए, वैश्विक दखल कानून क्या है, रूसी और यूक्रेन के संभावित जो विवाद चल रहा है दखल, उसमें वैश्विक कानून क्या कहता है, इसके संबंध में सिद्धार्थ मिश्र जी के द्वारा एक बहुत अच्छा आर्टिकल लेकर आया गया है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक एक आपको लास्ट पीटी ओरिएंट टॉपिक करना होगा। क्या एक चीज़ टर्म आया था, एक दो टर्म, जैसे क्वाड के बारे में व्हाइट हाउस का एक बयान आया है। क्वाड को आगे बढ़ाने की ताकत है भारत में, भारत का प्रत्यक्ष भूमिका मानता है क्वाड के जिंदा रहने, क्वाड की आगे जो रणनीति तय करने में भारत की भूमिका मानता है, स्पष्ट क्वाड के अन्य सदस्यों के द्वारा व्हाइट हाउस में जो सम्मेलन उनके द्वारा कहा गया है। तो इससे संबंधित जो क्वाड का जो संकल्पना है वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है क्वाड के बारे में, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ों को पढ़ लीजिएगा वहाँ से, जब सम्मेलन होगा क्वाड का तो उसमें मैं विशेष चर्चा करूंगा। उसमें एक आपको पीटी ओरिएंट एक चीज़ यहाँ पर भी आप लोग को देखना है, काश युग की स्काई डिस्क का जो पुनः स्टॉकहोम प्रदर्शनी में पहली बार रखा गया है। तो ये क्या है, कब खुदाई में प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ, जर्मनी से प्राप्त हुआ था, इस पर क्या क्या बना हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्या है, ये प्रश्न आपको कहीं हो सके पूछ दे पीटी में, तो काश युग स्काई के बारे में। और लास्ट एक को आपको टॉपिक था, शायद नीचे था, मैंने रेड आउट किया है, देखिए हाँ, ये भी आप मैथ न्यूरॉन क्या है इसकी पहचान अनुसंधान के रूप में R&D के रूप में की गई है। तो ये मैथ न्यूरॉन क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए मैं अमर अरविंद, आप लोगों को अगला जो कल न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा, तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं। हमारे चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए क्या बेहतर है हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है, जो पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर की आप लोगों को नोट्स और विस्तृत चर्चा मेरे द्वारा किया जाए। मैंने जो अभी तक गेन किया है इंटरव्यू तक, मैं उसे ही आप लोगों को बताता हूं कि किस रूप से किसी टॉपिक को कवर करना है। और जो लोग हमसे जुड़े हुए मैं उन्हें ये स्पष्ट रहता हूं कि तैयारी आप लोगों को इसी रूप में करना चाहिए। एक बार समग्र तैयारी कीजिए, उसका अंतिम परिणाम आपको ज़रूर दिखेगा। चलिए तब तक कल के न्यूज़ एनालिसिस तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अच्छे से तैयारी कीजिए और मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।